हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझने वाले हैं कि डेटा होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेटा। ये जो टॉपिक है ये कंप्यूटर साइंस में भी है और आईपी में भी है, तो इसीलिए ये सीयूईटी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डेटा। डेटा होता क्या है? डेटा जनरल सेंस में देखें तो कलेक्शन है, कैरेक्टर्स की, नंबर्स की। वहाँ पर अगर हम देखें तो इमेज फाइल्स की, मीडिया फाइल्स की, किसी भी चीज़ की। अगर मान लो हम नॉलेज यहाँ से हम गेन कर सकते हैं या हमने कुछ स्टोर किया हुआ है ताकि हम बाद में वहाँ पर रिट्रीव कर सकें, वो पूरी कलेक्शन जो है वो एक डेटा है हमारा। डेटा जो है अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। इसका अगर हम सिंगुलर देखें तो डेटम होता है। हम डेटा को क्यों स्टडी करें, हम डेफिनेशन क्यों देखें, या हम वहाँ पर डेटा के बारे में कुछ भी क्यों पढ़ें, इंपॉर्टेंस क्या है डेटा की, अब बात करते हैं उसकी। अगर आपने कोई भी एक डिसीजन लेना है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आप वहाँ पर सीएस लेंगे या आईपी लेंगे, तो क्यों डिसाइड किया? ऑब्वियस है, उन्होंने कोई ना कोई ट्रेंड देखा होगा। उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर अगर सीएस या आईपी लेते हैं तो उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स में जो है वो आपकी वर्थ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं डेटा के ऊपर रिलेटेड रहेगा, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेगा। और हर एक डिसीजन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स हमेशा डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं डेटा के ऊपर। अगर मान लीजिए आप चाय भी बनाते हैं तो उसके लिए भी आप वहाँ पर डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। रोजाना अगर मम्मा जो है आपकी चाय बनाकर आपको देती हैं तो वो देखती होंगी कि कितनी चीनी जो है डालने पर बच्चे कहते हैं कि हाँ ज़्यादा मीठी हो गई है, कितने में वो कहते हैं कि फीकी हो गई है। तो वो भी एक डेटा है। किसी भी तरह की नॉलेज जो है उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो एक डेटा है। उसको हम हमेशा यूज़ करते हैं ताकि हम वहाँ पर नेक्स्ट टाइम अच्छा डिसीजन जो है वो बना सकें। तो इतनी सी अगर मान लो बात भी हम समझें तो इससे हमारे को इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा जो है वो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम डिटेल के अंदर बात करना चाहें तो जैसे अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हमने कहीं पर प्लांट की, वहाँ पर होगा क्या? ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो लोग आएंगे वहाँ पर पंच करेंगे, अपने वोट देंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारे को किस लिए चाहिए वो? क्या हम वहाँ पर वोट काउंट करना चाहते हैं सिर्फ? नहीं। वोट काउंट जो है वो हमारे को इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि फाइनली हम वहाँ पर जो है रिजल्ट क्लियर करना चाहते हैं कि कौन वहाँ पर जीत रहा है या कौन वहाँ पर हार रहा है। साइंटिस्ट जो है वो डेटा रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंट्स का, क्यों करते हैं? ताकि वो वहाँ पर कैलकुलेट कर सकें कि वहाँ पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो सही पाथ पर है या नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो रिकॉर्ड करती हैं डेटा की वहाँ पर जो नई मेडिसिन है वो वहाँ पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। वहाँ पर इंजेक्शन जो है वो मार्केट में सीधे सीधे नहीं लाए जा सकते। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें वो पहले देखेंगे कि वो सेफ़ हैं या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? उसका पहले डेटा जो है वो पॉपुलेट होता है। जब डेटा पॉपुलेट होता है फिर उसको स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि वहाँ पर डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है या वहाँ पर सेविंग जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो फिर जाकर वो चीज़ जो है लॉन्च की जाती है। लाइब्रेरीज के अंदर मेंटेन किया जाता है डेटा की कौन सी बुक जो है वो कौन से मेंबर के पास है, मेंबरशिप जो है वो कितनी हो गई है, क्या वो लाइब्रेरी को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होती हैं। सर्च इंजन जो है वो देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कितना सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें से कोई भी एक यूज़र कुछ मांग रहा है, क्या उसके सामने जो है वो देना है। वो डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब वो वहाँ पर पूरे डेटा को गो थ्रू करते हैं। वेदर अलर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जनरेट किए जाते हैं, वो भी डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये जो हैं ये मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल्स नहीं है। अगर मान लो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेंगे तो हम हज़ारों लाखों एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं, जो ये बताते हैं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो सिर्फ दो ही कैटेगरी होती हैं हमारे पास, और वो दो कैटेगरी हैं वहाँ पर, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड। अगर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड डेटा नाम से ही पता चल रहा है, जिनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई टेबल है, अगर मान लो टेबल है तो उसके अंदर सारा डेटा जो है वो वहाँ पर रोज़ और कॉलम में होता है। प्रोडक्ट नेम के नीचे प्रोडक्ट नेम ही आएगा, यूनिट प्राइस के नीचे यूनिट प्राइस ही आएगा, आइटम्स अवेलेबल के नीचे आइटम्स अवेलेबल आएंगी। हम जो भी वहाँ हेडिंग दे रहे हैं उसके नीचे जो है हम वो ही लिख रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। कोई भी अगर हम रैंडम वेरिएबल इधर उधर रख देंगे तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। लेकिन टेबल्स के अंदर कभी भी ऐसा किया नहीं जाता। अब इन टेबल्स की अगर हम बात करें तो जनरली किसी भी टेबल के अंदर हम देखें तो हमारे पास रोज होती हैं जिन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और हमारे पास कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो ये चीज़ें अगर नहीं हैं वहाँ पर, मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर रोज कॉलम्स, वहाँ पर स्ट्रक्चर, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो एक के नीचे एक आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में कौन सी वहाँ पर न्यूज़ जो है वो कितने वर्ड्स की होगी, वो कितना बड़ा पैरा लेगी, ऐसा हमेशा सर्टेन नहीं रहता।
रोज़ अगर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदलता रहता है। एक न्यूज़ दूसरे न्यूज़ के साथ में रिलेटेड हो या ना हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वेब पेजेस भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, इनके अंदर जो भी डेटा होता है वो एक दूसरे के साथ में लिंक ना भी हो तो भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो वेब पेज जो है वो काम करेगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर ऐड आ रही हैं तो ऐड का वहाँ पर डेटा के साथ में कोई रिलेशन हो या ना हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमेल्स हैं, हम किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर वहाँ पर अटैचमेंट्स में हम वहाँ इमेजेस दे रहे हैं, हम वहाँ पर कोई मीडिया फाइल दे रहे हैं या कुछ भी अगर हम देना चाह रहे हैं तो हमारी मर्जी है, नहीं देना चाह रहे तो सिंपल हम टेक्स्ट वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे जो डेटा होते हैं इन्हें बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा कलेक्शन एंड डेटा स्टोरेज। अगर हम आज की डेट की बात करें तो डेटा बहुत ही तेज़ी के साथ में बहुत हाई वॉल्यूम्स के अंदर जो है वो जनरेट हो रहा है। लेकिन किसी टाइम में अगर हम बात करें जब मैनुअल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, आज भी होते हैं मैनुअल रिकॉर्ड्स लेकिन आज कोई उनको प्रेफर नहीं करता। मैनुअल रिकॉर्ड्स में आप खुद सोचिए कि आप कितना वहाँ पर डेटा जो है वो स्टोर करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा ही वहाँ पर स्टोर किया जाता था। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्योंकि डिजिटल स्टोरेज है तो ऐसे में हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपका वेबकैम है। अब वेबकैम जो है वो लगातार वहाँ पर 24/7 जो है वो काम कर रहा है और लगातार वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्या हम वहाँ पर 24/7 सामने बैठे हुए हैं? नहीं। क्या हम रोज़ जो है अपने वेबकैम को चलाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हुई है वो उसने क्या-क्या रिकॉर्ड किया है? नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपका वेबकैम जो है मान लीजिए रोड की तरफ पॉइंट कर रहा है और रोड पे वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। आपको पता चलेगा कि एक्सीडेंट जो है वो 10 घंटे पहले हुआ है, तो आप जो है वो पिछले 24 आवर्स की जो रिकॉर्डिंग है उसे फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। अगर कोई चोरी हुई आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के अंदर आपके पास वहाँ पर कलेक्शन जो है वो होती है, मतलब डेटा जो है वो स्टोर होता है। अब ये डिजिटल मीडिया होने के कारण यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया जिसमें आपके पास जो है वो सिंपल एक हार्ड डिस्क है। एक हार्ड डिस्क में से अगर मान लो आपने वहाँ पर वेबकैम जो है उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके पास जो है वो पूरी दिल्ली की रिकॉर्डिंग हो और उस पूरी दिल्ली की रिकॉर्डिंग के अंदर से एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में अगर कोई चीज़ हुई है और उसको देखना हो तो आपको वहाँ पर जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि आप कौन सा वाला वेबकैम जो है वो देखना चाहते हैं, कौन से वेबकैम की रिकॉर्डिंग आपको कहाँ मिलेगी, उसके बारे में पूरा का पूरा लिंक होना चाहिए। तो यही जो हमारी छोटी छोटी नीड्स हैं जो कि बड़े लेवल पर जाकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, अदरवाइज़ जो है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ये जो नीड्स होती हैं इन्हीं के कारण हम धीरे धीरे मैनुअल रिकॉर्ड से डिजिटल रिकॉर्डिंग पे आए हैं और फिर अब जो हमारे पास वहाँ पर डिजिटल स्टोरेज है उसके अंदर भी हम एफिशिएंट होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं? पहले सिंपल जो है डिजिटल मीडिया आने के बाद हमने वहाँ पर फाइल रिकॉर्डिंग की थी। फाइल रिकॉर्डिंग, फाइल आप जानते ही हैं। फाइल सिंपल आपकी लोकेशन है, कहीं पर भी आपके डिजिटल स्टोरेज में जो आप एक फ़ोल्डर बना देते हैं, उसके अंदर आप कोई भी एक मीडिया फ़ाइल डाल देते हैं या कोई भी एक टेक्स्ट फ़ाइल डाल देते हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर रिकॉर्डिंग है एक तरह से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि फ़ाइल जो है वो अपने आप आपको नहीं बताती कि उसके अंदर है क्या, एक्सेप्ट फॉर द नेम। नेम जो है वो आपको हल्का फुल्का हिंट दे देता है कि हाँ उसके अंदर क्या है, लेकिन वो जो है उसके डेटा के बारे में नहीं बताती, उनमें एक दूसरे के अंदर लिंकेज नहीं होती और इसके कारण हमारे पास रिट्रीवल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब हम कोई डेटा अगर लेना चाहते हैं वहाँ से तो हमारे लिए वो वाली प्रोसेस जो है वो इतनी ईजी नहीं रहेगी। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन होता है, वो क्या है? वो है हमारे पास DBMS। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वहाँ पर जो हमारे पास डेटा क्रिएट करते हैं वो आपस में रिलेटेड होता है और ऐसे में हमारे लिए रिट्रीवल जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ये जो डेटा है जो इतनी ह्यूज वॉल्यूम के अंदर जनरेट हो रहा है, इसमें से अगर हम मेन एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते हैं तो ये तब मुश्किल हो जाता है जब हमारा डेटा जो है वो इतना ज़्यादा हो कि उसको समझना जो है वो पॉसिबल ही ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो हम किसी एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करते हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं जो वहाँ पर कुछ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मेंटेन कर रहा है कि वहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक इंस्टेंस के लिए हम मान लेते हैं कि 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग उनकी सैलरीज हैं। अब अगर मान लो उसने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो भी हमारा बिजनेसमैन है, तो वो कैसे करेगा? उसे टोटल सैलरी पता तो होनी चाहिए और फिर उसे अगर मान लो ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ऑब्वियस है वो वहाँ पर अगर 5 लाख लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो एक महीना तो वो इसी में ले लेगा, नेक्स्ट सैलरी का टाइम ही हो जाएगा। तो उसे वहाँ पर नॉलेज भी चाहिए, उसे पता भी होना चाहिए कौन कितनी सैलरी ले रहा है, लेकिन उसको वहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं चाहिए। उसको नहीं चाहिए कि वहाँ पर जो हमारे पास मान लो 3 अलग नाम ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली ले लेते हैं, राम श्याम घनश्याम,
तो उसको कोई मतलब नहीं है कि राम कितनी ले रहा है, श्याम कितनी ले रहा है, घनश्याम कितनी ले रहा है। उसको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी सैलरी देनी है। वर्कर्स के पास वो कैसे पहुंचेगी उसका तो एक सिस्टम होगा। ऑब्वियस है, वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं तो सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैनेजर होगा, मैनेजर काम कर रहे हैं तो जनरल मैनेजर्स होंगे। तो वो तो एक हमारे पास हियरार्की होती है, लेकिन बात ये है पैसे जो है वो तो बिजनेसमैन ही देगा ना, जो कमा रहा है वो ही आगे पे करेगा। वो कितना पे करे, तो इसके लिए उसको कुछ मेजर्स चाहिए होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यहाँ पर उसकी हेल्प करते हैं। मीन मीडियन मोड जो है वो हमारे पास इस जो भी डेटा है, जो भी ह्यूज वॉल्यूम डेटा है, उसको कंडेंस करके उसके सामने जो है वो रख सकता है। वो वहाँ पर बता सकता है कि हाँ, एक महीने में आपको इतनी सैलरी जो है वो देनी होती है, इतना आपका प्रॉफिट होता है। वो फटाफट वहाँ पर जो है वो एक सिंगल चार्ट को देखकर ये समझ सकता है कि वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उसे क्या करना चाहिए। वहाँ पर सैलरी जो है उसे कट करना चाहिए, या उसने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो रखे हुए हैं वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इतने की उसको ज़रूरत नहीं है, उनको हटाना चाहिए। तो ये जो मेजर्स होते हैं, ये मेजर्स उसकी तब हेल्प करते हैं जब उसे वो समराइज़ करना होता है डेटा। और बस ये डेटा प्रोसेसिंग के टॉपिक के साथ में ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो हमारी हेल्प करेंगे इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझने में। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, द फर्स्ट हैंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड। यहाँ पर हमारे को सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं, बल्कि हमारे को कुछ नई डेफिनेशंस को समझने में भी हेल्प करेंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पर। फर्स्ट हैंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो होती है डेटा की, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ये जो हमारे पास प्राइमरी डेटा है, ये सिंपली जो भी हम डेटा कहीं से भी कलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर के नीचे कोई भी एक पॉपुलेशन रिकॉर्डिंग वाला आता है, वो आएगा, वो आपसे पूछेगा कि घर में कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, किसकी कितनी एजुकेशन है, वो सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड करके ले जाएगा। लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग होगी, वो उसका जो मैनुअल रिकॉर्ड होगा वो प्राइमरी डेटा होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा। उसके अंदर उसको टेबुलर फॉर्म या कोई भी फॉर्म जो है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। वो सीधा सीधा नंबर्स जो है वो नंबर्स लिख के ले जाएगा, उसको फिर बाद में जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लिस्टिंग ऑफ द डेटा इन ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। ये जो है ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी लिस्टिंग जो है उसे हम बोलते हैं एरेड डेटा। अगर हम वहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के अंदर वहाँ पर उसको ऑर्डर, मतलब किसी भी तरह की लिस्टिंग हम ऐसी ले रहे हैं जो ऑर्डर में है, तो ऐसा डेटा जो है वो एरेड डेटा हो जाता है, जिसके अंदर एक इंडेक्स होगा कि ये पहले डेटा ये आया है, उसके बाद ये आया है, उसके बाद ये आया है, तो वो हमारा एरेड डेटा हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ पैरामीटर इज अ मेजर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम। जो पैरामीटर होते हैं ये पॉपुलेशन डेटा है। सिंपल, जो भी डेटा पॉपुलेट होता है वो वहाँ पर जो है उसका एक मेजर होता है, अगर कोई भी हम पैरामीटर बोलें तो। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेंसस रिपोर्ट्स यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डेटा इज। ये जो हमारे पास डेटा है, अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, सेंसस वही जो मैंने आपको पॉपुलेशन वाला डेटा बताया, ये प्राइमरी सोर्स होता है हमारे डेटा का। इसी के साथ चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है सम ऑफ डॉट्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब वहाँ पर डाइस जो है उसको रोल करते हैं तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस नंबर नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पे 12 आ जाए, किसी पे 11 आ जाए, किसी पे 36 आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पर जो हमारे नंबर होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वो 1 2 3 4 5 6 के बीच में ही कहीं ना कहीं होंगे। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज़ ही ले सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये आपने याद रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्राइमरी डेटा इज। प्राइमरी डेटा कैसा होता है? प्राइमरी डेटा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ये हमारे पास जो है वो अनग्रुप डेटा होता है। इसके अंदर जो है वो टेबुलर फॉर्म हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली हम कोई भी डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्राइमरी। सेवंथ क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है द मिडल ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। अगर मैथ्स में आप जो है वो इस चीज़ को कर चुके हैं, आपने डेफिनेशन जो है वो ढंग से पढ़ी हुई है, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये मीडियन होता है। और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप इसको लर्न कर लीजिए कि अगर आपका अरेंज डेटा है, अरेंज डेटा मतलब जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने सारा का सारा डेटा जो है वो अरेंज कर लिया है, तो ऐसे में जो भी वहाँ पर मिडल ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मीडियन, मोड, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स आर ऑल कंसिडर्ड एज मेजर्स ऑफ। ये जो हैं ये हमारे पास एवरेजेस ऑफ पोजीशन होते हैं। मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसकी अलग अलग पोजीशन जो है उनकी हम एवरेज अगर कभी भी निकालेंगे तो जो भी पोजीशन बेस्ड है मतलब वो हमारे पास मीडियन, मोड, डिसाइल्स या परसेंटाइल जो हैं वो होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन।
डेटा विजुअलाइजेशन मतलब जो डेटा हमारे पास है वो सामने विजुअलाइज होकर कैसे आता है, हम उसको किस तरह से देख पाते हैं, वो हमारा डेटा विजुअलाइजेशन है। तो अब सबसे पहले ये कह रहा है डेटा विजुअलाइजेशन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड एफिशिएंटली टू यूजर्स बाय द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स सच एज टेबल्स एंड चार्ट्स। बिल्कुल सही बात है। डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स यूजर्स इन एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंपलर वे। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा डेटा हमारे सामने एक टेबुलर फॉर्म में आएगा या एक पाई चार्ट की फॉर्म में आएगा तो हम बहुत इजीली उसको समझ पाएंगे, बजाय इसके कि हम वहाँ पर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि 5 लाख अगर मान लो एम्प्लॉई हैं और उनकी अलग अलग वहाँ पर सैलरी है, तो वो अगर एक एक नाम के साथ में उसकी सैलरी होगी तो ना आप उसको ढंग से पढ़ पाएंगे और ना ही आपको वो समझ में आएगा। लेकिन अगर उसी का वहाँ पर मीन मोड मीडियन जो है वो हमारे को ग्राफिकली समझाया जाएगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि 5 लाख बंदे हैं और इतने करोड़ जो हैं वो हमारे सैलरी के अंदर जा रहे हैं हर महीने। तो ये वाला जो है हमारे लिए वे हमेशा अच्छा रहता है और सिंपलर रहता है। डेटा विजुअलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल। यही हम अभी बात कर रहे थे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बिल्कुल यही बात है। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है, आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा ऑप्शन जो है वो डी होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं डेटा कैन बी विजुअलाइज यूजिंग, और इसका आंसर जो है ये हम ऊपर वाला अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें समझ में आ ही गया होगा हमारे कि अगर मान लो हमने डेटा को विजुअलाइज करना है तो चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स सारे हमारी हेल्प करेंगे। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो है वो डी होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।